हमारे टॉपिक चल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या चाहे यूजीसी नेट आप दे रहे हो तो वहाँ से इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन है। ये मैंने बुक ली है और यहाँ से ये टॉपिक है अमित कुमार रैंकवार की ये बुक है। आप देख सकते हो ये अमित कुमार रैंकवार की ये बुक है। यहाँ से हमारा टॉपिक ये इंडेक्स है। यहाँ से हमारे ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। परिकल्पनावादी दर्शन अब चल रहा है, इतिहासवाद हो चुका है, विश्लेषणात्मक दर्शन अभी रहा है और यहाँ से मेरा ये सिलेबस चल रहा है। ये आदर्शवादी भी अभी नहीं हुआ है, अभी चल रहा है हमारा टॉपिक परिकल्पनावादी इतिहास दर्शन। परिकल्पनावादी इतिहास दर्शन है ना, ये टॉपिक चल रहा है हमारा। और इनमें से परिकल्पनावादी इतिहास दर्शन चल रहा है, इसमें से विको का एक अलग टॉपिक बना दिया मैंने, हर्डर का बना लिया और स्पेंगलर का भी बना लिया, ओसवाल्ड स्पेंगल। अब आज बनेगा हमारा जोसेफ टाइनबी, अर्नोल्ड टाइनबी पूरा नाम है इनका। आज हमारा ये टाइनबी का बनेगा। उसके बाद हम बनाएंगे वापस मार्क्स और हीगल, दो पूरे हो जाएंगे, फिर परिकल्पनावादी इतिहास दर्शन हमारा पूरा हो जाएगा। और अगर मेरी प्ले लिस्ट नहीं देखी हो तो अमित कुमार रैंकवार से मेरी जो प्ले लिस्ट बनी हुई है जहाँ से मैंने ये सारे वीडियो बनाए हैं। और ये बुक है ना मैंने लाई अमित कुमार रैंकवार की लाई है। ये देख सकते हो नवीन संस्करण है, मई 2023 का ही लाया मैंने, न्यू एडिशन। तो ये ओसवाल्ड स्पेंगलर और ए जे टाइनबी यानी कि जोसेफ है ना, अर्नोल्ड जोसेफ टाइनबी पूरा नाम है इनका, है ना। और ये कहाँ के थे और पूरी डिटेल से आप देख सकते हो, ये पूरी पीडीएफ आप देख सकते हो। यहाँ से टाइनबी स्टार्ट होगा, वहाँ से स्पेंगलर था, है ना। तो ये टाइनबी का है। टाइनबी ने जो सभ्यता की उत्पत्ति किसको माना है, टाइनबी का एक सिद्धांत है चुनौती और प्रतिक्रिया सिद्धांत। ये क्या कहता है और इसी से क्या होता है, सभ्यता की उत्पत्ति होती है। और सभ्यता की उत्पत्ति के साथ ही उन्होंने कहा धर्म का विकास होता है, इसलिए ये थोड़े से विफल रहे हैं। बाकी इन्होंने जो चुनौती और प्रतिक्रिया या सभ्यता की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया ना, तो ये जो टाइनबी इन्होंने चुनौती और प्रतिक्रिया, ये याद रखना इसका जो दिया हुआ है। और ये लंदन के थे, चैलेंज एंड रेस्पॉन्सेंस यानी कि चुनौती और प्रतिक्रिया। और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1889 को और इनका जो स्वर्गवास हुआ था 22 अक्टूबर 1975 को हुआ था। हिटलर के समकालीन थे। जिस तरह हिटलर के जिस समय में हिटलर का जन्म हुआ ना, उसी समय इन्हीं का ही जन्म हुआ था। तो जोसेफ और अर्नोल्ड टाइनबी, मैंने जोसेफ लिखा लेकिन जोसेफ अर्नोल्ड टाइनबी इनका पूरा नाम है। ये पेरिस शांति सम्मेलन में भी भाग लिया था इन्होंने, 1946 में भाग लेने के लिए गए थे और वे सदस्य भी रहे थे। और इनकी पुस्तक है ना वेरी इंपॉर्टेंट, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का एक अध्ययन। इसी पुस्तक में इन्होंने सारा जो प्रत्युत्तर का सिद्धांत वगैरह दिया है। यह पुस्तक उन्होंने 1934 से 1954 के ऐतिहासिक में लिखी थी। और यह पुस्तक 10 भागों में है। 10 भागों में कहीं कहीं मिलता है, लेकिन अथॉरिटी जो बुक है ना अमित कुमार रैंकवार, हर जगह बुक जो देखोगे आप 10 भाग ही बताएंगे, लेकिन ये 12 भागों में है और 6 से वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम में पूरी दी हुई है। और ये जो प्रथम 6 खंडों में टाइनबी ने इतिहास दर्शन और सभ्यताओं के उत्थान पतन विषय के बारे में विचार जो दिए थे ना वो है। तो टाइनबी का जो सिद्धांत है ना वो सभ्यताओं की उत्पत्ति के लिए, सभ्यताओं के विकास के लिए था। जबकि जो स्पेंगलर ने दिया था ना, ओसवाल्ड स्पेंगलर ने दिया था संस्कृति का। और उन्होंने संस्कृति का जो वर्णन किया था एक बच्चे के समान किया था। उसका जन्म होता है, उसका विकास होता है, उसका क्षय भी होता है और वापस पुनर्जन्म भी होता है। यानी कि एक चक्रीय सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? चक्रीय सिद्धांत किन्होंने दिया था? ओसवाल्ड ने दिया था। और संस्कृति के उत्थान पतन के बाद ही जब नवीन संस्कृति जन्म होती है तो उसके अंदर उसके सारे जो तत्व होते हैं वो नहीं होते हैं। ये किन्होंने कहा था? स्पेंगलर ने कहा था। जबकि जो ये टाइनबी है ना, ये कहते हैं जब सभ्यताओं का जन्म अंत होता है सभ्यताओं का, तो वहाँ विकास, धर्म का विकास होता है। वहाँ जो उनके जो तत्व होते हैं वो उनके अंदर ही थोड़े सम्मिलित होते हैं, नई सभ्यताओं के अंदर भी वो शामिल होते हैं। ये किन्होंने कहा था? ये टाइनबी ने कहा था। सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या नहीं, ये सब बता देते हैं। और टाइनबी ने सर्वप्रथम 21 समाजों की पहचान करते हुए इन समाजों की संख्या 26 हो गई। लेकिन जब अंत में जब समाजों की संख्या बताई नहीं उन्होंने तो वो 29 थी। तो आज सबसे सर्वाधिक जब लास्ट में जो बताई वो 29 थी। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आरपीएससी कैसे सवाल पूछे वो हमें जो उस आंसर को देख के आंसर लगाना है। इन्होंने राजनीति को प्रमुखता नहीं दी है, इन्होंने संस्कृति व धर्म को प्रधानता दी थी, है ना। ये धर्म के कारण ही विफल हो गए थे कि इन्होंने इतिहास में धर्म को कहाँ के ला दिया। इतिहास में मैं तो स्थापत्य कला या प्राचीन जो भी जो वस्तुएं हैं, जो जन्म हुआ है, जो सभ्यता का विकास हुआ है, उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन इन्होंने धर्म ला के अपने आप को थोड़ा सा विपुल बता लिया। लेकिन इन्होंने जो सभ्यता की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था वो थोड़ा सा अच्छी तरह से दिया था, इसलिए उनको सम्मान की दृष्टि से हम देखते हैं। इनका सिद्धांत है ना वो सभ्यता की उत्पत्ति का है, जो इस उत्पत्ति का कारण बताया और चुनौती प्रत्युत्तर
बताया। सभ्यता की उत्पत्ति और चुनौती प्रति उत्तर 2 सिद्धांत हैं इनकी पुस्तक है ना 6 वॉल्यूम में 2 भागों में बिकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि स्पेंगलर की जो ऐतिहासिक अध्ययन की इकाई थी वो थी संस्कृति, तो यहाँ टॉयनबी की क्या है, सभ्यता है। टॉयनबी सभ्यता के विकास को वातावरण को महत्वपूर्ण नहीं मानता। टॉयनबी ने कहा कि वातावरण, जब सभ्यता का विकास होता है तो वातावरण महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था नदी घाटी में हुआ था, मेसोपोटामिया की सभ्यता की नदी घाटी में हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी सभ्यताएं थी जिनका विकास हुआ था लेकिन वो नदी घाटियों में नहीं हुआ था। कुछ ऐसे जो समाज बने थे वो कहीं पठारों में भी बने थे, कहीं रेगिस्तानों में भी बने थे, तो उन्होंने वातावरण को कारण नहीं माना था। सभ्यता की उत्पत्ति की 2 स्थितियों के विशेष प्रकार बताए, उन्होंने विलय से सभ्यता का उत्पन्न बताया। विशेष प्रकार से कि विलय से सभ्यता का उत्पन्न बताया, यानी 2 स्थितियों के, जिसको एक तो अल्पसंख्यक वर्ग था ना, उन्होंने यह ऐसा वातावरण न ज़्यादा अनुकूल नहीं ज़्यादा प्रतिकूल, नहीं ज़्यादा गर्मी हो नहीं ज़्यादा सर्दी हो, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग चुनौती को ही सामना कर दे तो सभ्यता उत्पन्न होती है। अल्पसंख्यक वर्ग है ना, अगर गर्मी में अगर अपना विकास कर, गर्मी में रहकर अपने आप को विकसित कर दे तो क्या होगा, सभ्यता का विकास होगा। जैसे कि एक्सिमो जनजाति हैं वो जम्मू कश्मीर में, जैसे कि बर्फीले स्थानों में जो लोग रहते हैं वो अपने आप को उस चुनौतियों का अगर सामना कर ले तो वहाँ भी सभ्यताओं का और अपने आप को विकसित कर लेंगे। लेकिन जब हम देखेंगे कि बर्फ़ की जो सभ्यताएं हैं, चाहे ज़्यादातर रेगिस्तान की सभ्यताएं, वो अविकसित है, तो कौन कौन सी सभ्यता को उन्होंने अविकसित सभ्यता बताया था और कौन कौन सी सभ्यताएं थी जिनको मरत यानी कि पतन की दृष्टि से बताया था, वो भी नेक्स्ट में आप पढ़ना। इसको वीडियो को स्किप न करना। यानी अगर चुनौतियों का सामना कर दे तो सभ्यता का जन्म हो जाता है, नहीं तो सभ्यता का अंत हो जाता है। परिभाषा, चुनौती और उसका मुकाबला ही इतिहास का ताल है, ये इनकी परिभाषा थी। और इसका अर्थ है ना एथरेलिस्टेशन है ना, ये तकनीकी का अविकसित सरलीकरण है, यानी कि ऐसा जो कर लेगा ना, तकनीकी को जो विकसित कर लेगा वो अपने आप को सभ्य बना लेगा। जैसे कि आजकल लाइट का जो विकास हुआ था, हम एक मेन स्विच बंद करते तो सब जगह बंद हो जाती है, एक जगह चालू करते तो सब जगह चालू हो जाती है। उस तरह से हमको अपने आप को ऐसा विकसित करना है कि हम जो कार्य करें वो चारों तरफ से विकसित हो जाए और हमारी सभ्यता भी विकास हो जाए। 2 प्रकार की गतियाँ बताई थी उन्होंने। विड्रॉल, यह व्यक्तिगत परिवर्तन है। विड्रॉल वो होता है जो अपने आप को परिवर्तन कर लेता है, जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने आप को परिवर्तन किया था फिर समाज को किया था, तो रिटर्न क्या हुआ, समाज को परिवर्तन, सामूहिक परिवर्तन। उन्होंने अपने धर्म उपदेश दिए, उस उपदेशों के कारण ही जो समाज में या लोगों में जो परिवर्तन हुआ जाति या धर्म के प्रति, वो क्या था, वो सामूहिक परिवर्तन था। लेकिन विड्रॉल तो उन्होंने किया था अपने जीवन का, अपने जो सांसारिक जीवन था, अपनी सांसारिक वस्तुएं थी, अपने पारिवारिक स्थिति थी, सबको छोड़ दिया, उसको क्या कहते हैं, विड्रॉल। रिटर्न यानी कि आपने धर्म के अंदर धर्म के रूप में वापस समाज के अंदर एंट्री की, धर्म के साथ अपने आप को जो विकसित किया है वो लोगों को बताया और कहा कि आप भी विकसित हो सकते हो। अब है ना सभ्यता का पतन, जब अल्पसंख्यक वर्ग विफल हो जाता है, अल्पसंख्यक वर्ग जब है ना अपना मत मजबूरी समय वंश से बदल ले तो सदस्य आने सभ्यता का अंत हो जाता है। यानी कि जो लोग हैं ना, गरीब लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को विकसित नहीं कर पाते तो वो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जहाँ कहीं आप देखोगे जंगलों में जनजातियाँ रह जाती हैं, कई गडरिये होते हैं, कुछ अलग अलग वंश में रहते हैं, तो वो क्या हुआ, सभ्यता का अंत हो गया उनका। तो ऐसे अंत हो जाता है, वो सामना नहीं कर पाते। पतन के 2 रूप हैं, एक तो जीर्णोवस्था, पतन के लक्षण दिखने लग जाते हैं। यानी कि जीर्णोवस्था वो होती है जो थर्ड स्टेज है, एक तो विकसित जन्म हुआ फिर विकसित हुई, फिर थर्ड स्टेज में क्या होगा, वृद्धावस्था कह लो, जहाँ हम पतन की ओर यानी कि लास्ट स्टेज में जा रहे हैं मोक्ष प्राप्ति की तरफ। उसी तरह सभ्यता को भी उन्होंने कहा था कि ये पतन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, वहाँ जो कुछ कार्य हैं वो विशेषताएं होती है वो हमको दिखाई देने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस सभ्यता का अंत हो जाएगा। विकीर्ण अवस्था पूरी तरह से यानी कि जहाँ सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, जिस तरह हम सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं ना, वो भी उसका भी तो समय हुआ, जन्म हुआ होगा, विकसित हुई होगी, अब उसकी पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, अब उसकी हम सिर्फ अध्ययन कर सकते हैं। पतन की ओर देखें तो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है, तो हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता जो संस्कृति है ना, उस पर पाश्चात्य जो प्रभाव पड़ने लग गए हैं। अभी हमारे जो भारत में ही देख ले तो खान पान में देख ले, जो पहनावे है ना, हमारे जो वेशभूषा है उसके अंदर भी चेंज है। यानी कि हमें लग रहा है कि हमारी संस्कृति या हमारी सभ्यता है ना, वो थोड़ी सी पतन की तरफ जा रही है। रहन सहन है, बड़ों के सम्मान है, पारिवारिक स्थिति है, वो भी एकल परिवार दिखने लग गए हैं। उस तरह से यहाँ समाज के 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है, अधिकारी वर्ग और दलित वर्ग। इस तरह जो सभ्यता टूटती है ना, तब उसके वर्ग बन जाते हैं। एक तो उच्च वर्ग बन जाता है, जो हाई फाई लोग होते हैं, जो मजदूरी या उसको चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है दलित वर्ग, जो सर्वहारा वर्ग है, वो वही का वही रह जाता है, न वो काम कुछ कर सकता है और न वो आगे बढ़ सकता है। जिस तरह सरकार की योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं का फायदा लेके अपने आप को सिर्फ जीवित रखने के कार्य करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का कार्य वो नहीं करते।
एथेंस की क्रांति में योगदान दिया था। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एथेंस की क्रांति में क्रांति हुई थी, क्यों हुई थी? वहाँ जनसंख्या इतनी बढ़ गई थी कि जनसंख्या विस्फोट होने लगा था। तो क्या किया उन्होंने, किन्होंने कहा किया था? टाइनबी ने वहाँ प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन क्षमता बढ़ाई थी, कुछ कंपनियां वगैरह लगाई थी, कुछ फैक्ट्रियां लगाई जिससे उत्पादन बढ़ जाए और उनकी आजीविका भी चल जाए, कुछ उद्योग धंधे भी लगाए जिससे उसका जीवन चल सके, और कुछ आर्थिक सहयोग भी देके उनको बंटवारा करके यानी कि दो भागों में वगैरह बांट के उसको जनसंख्या विस्फोट को उन्होंने रोका था। एथेंस की क्रांति में इन्होंने योगदान दिया था और सभ्यता का अंत होने से इन्होंने रोका था। वहाँ अगर दो भागों में बढ़ जाती और अलग अलग टुकड़े हो जाते तो सभ्यता अंत हो जाती। इनका मानना था जब जब सभ्यता का अंत होने लगता है तब तब धर्म का आरंभ होता है। उन्होंने कहा जब सभ्यता का अंत होता है, जैसे कि पहले जो हम देखते हैं कि जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए थे, जैसे कि हमारे यहाँ राजा राम मोहन राय है, विवेकानंद है, जितने भी आंदोलन हुए थे ना, वो आंदोलन हुए थे तभी तो सभ्यता अंत होने लगी। हमारी सभ्यता या हमारी संस्कृति या हमारे रीति रिवाजों पे प्रभाव पड़ने लगे थे, तभी तो उन्होंने आंदोलन किए थे। आंदोलन किए तो धर्म का विकास हुआ था। यहाँ इन्होंने धर्म को अंदर जो एंट्री करके अपने आप को थोड़ा सा इतिहास से अलग कर लिया, जिससे इनको थोड़ा सा आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाता है। उन्होंने सभ्यताओं का क्रम बताया था 21+3, पहले 21 बताई, उसके अंदर और 3 बताई, यानी कि 3 सभ्यताओं का पतन हो चुका है या मर चुकी है। उन्होंने कौन कौन सी बताई थी, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह याद रखना, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, मिनोन सभ्यता, ये तीनों थी, इनका पतन हो चुका है। इन्होंने 3 सभ्यता ऐसी बताई थी जिनका क्रम भी रुक चुका है। तो वो कौन कौन सी थी? एक तो एक्सिमो, एक थी घुमरकर, और एक है पेलिनेशियन नोमैडिक, यानी कि ये घुमरकर तो आपको पता है आदिवासी है, तो इनका कोई समाज वगैरह में कहाँ होगा, क्योंकि कभी कहीं रुके, कभी कहीं रुके, कभी कहीं गए, और वही होते हैं जो जिनके जानवर होते हैं, जहाँ चारा होता है वो वहाँ जाके अपना निवास स्थान बना लेते हैं। एक्सिमो जनजाति भी बर्फ़ में रहने वाली है, और जब बर्फ़ जम जाता है तो वो थोड़े से नीचे ढलानों की स्थिति में आ जाते हैं, जब बर्फ़ पिघल जाता है तो वापस ये ऊपर चले जाते हैं। तो इनका क्रम है ना वो विकसित रुक चुका है। बस ये दिनचर्या चलाते हैं, अपना खान पीन करते हैं, यहाँ तक कि ये सीमित है। ये या तो ज़्यादा बर्फ़ या ज़्यादा गर्मी के कारण इनका विकास रुक गया है। अब लास्ट में 21+3 5 और सभ्यताएं बताई थी, 21+5 तो 26 हो गई। तो पहले करण में 21 थी, उसके बाद 26, सबसे अंत में इन्होंने 29 सभ्यताएं बताई थी। तो लास्ट वाली बता दे तो 29 बता देना। अब सभ्यताओं की विशेषता क्या क्या थी, इनको तीन सभ्यताओं बताई जिनका विशेषता बताई थी उन्होंने कि भारतीय सभ्यता है ना वो धर्म प्रधान है, यूनानी सभ्यता वो रस प्रधान है, पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान प्रधान है। ये इनको भी याद रखना, कई बार इनको मिलान में पूछा जा सकता है। अब डायनेबी का मूल्यांकन आप देखोगे तो ये सिद्ध करना चाहते थे वो पहले से इन्होंने निर्धारित कर दिया था, उनके अनुसार ही तथ्यों का उन्होंने चुनाव किया था। उनको पता है जैसे कि हम पीएचडी करते हैं किस सब्जेक्ट पे करेंगे, तो उसके तथ्य वगैरह ये साथ लिया और एक साथ ही उनका सारा मूल्यांकन किया, और मूल्यांकन करके इन्होंने पहले से निर्धारित कर चुके थे कि ये इसका जो निर्णय या तथ्य या निर्धारित जो भी लास्ट में जो उसका सार होगा वो वही होगा। इसलिए ये थोड़ा सा आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाता है। डायनेबी इस धारणा तक ही नहीं पहुंच पाए थे कि ऐतिहासिक ज्ञान इतिहासकार के मन में निर्मित होता है। ये इन्होंने नहीं बताया कि मन में निर्मित नहीं होता है। उन्होंने कभी धर्म से जोड़ दिया, कहीं सभ्यता को बढ़ती उत्तर वाली तो उनको सम्मान की दृष्टि देखा जाता है, लेकिन सभ्यताओं के जो कर्म के वगैरह जो उन्होंने बताया और धर्म को जोड़ा, इससे ये थोड़ा सा मन की बात नहीं, इन्होंने ये सब खुद अपने आप या कुछ तथ्य वगैरह लेके बनाया है। एल्मर बॉर्नर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक को याद रखना, हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग इन्होंने लिखी थी, और इनमें आलोचना की है किसकी? टाइनबी की। टाइनबी को कहा है कि इनके कार्य का इतिहास कम है और धार्मिक ज़्यादा है। इनको धार्मिक ज़्यादा बताया किन्होंने? बर्नर्स ने। इतिहास का निर्माण ईश्वर राज्य के रूप में होगा, यानी किसने कहा था? यह टाइनबी ने कहा था। ईश्वर राज्य के रूप में थोड़ी ना होगा इतिहास का निर्माण। इतिहास तो जब होगा जब राज्य बड़ा होगा तो उसके अंदर कुछ विकास होगा, स्थापत्य कला होगी, मूर्ति, जैसे कि कुछ स्थापत्य है, धार्मिक है, साइंस विज्ञान है, उसकी जब भी विकास होगा ना तभी तो इतिहास लिखा जाएगा। जिस तरह हमने सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास पढ़ा, मौर्य काल का इतिहास पढ़ा, गुप्त का पढ़ा, उसी तरह तो इतिहास लिखा जाएगा, कहीं धर्म के रूप में नहीं लिखा जाएगा। धार्मिक आंदोलनों से ही इतिहास का निर्माण, राज्यों के निर्माण से को नहीं, वो राज्यों के निर्माण से इतिहास को निर्माण नहीं मानते, विकास नहीं मानते, वो सिर्फ धार्मिक आंदोलनों को मानते हैं। इस वजह से इनकी आलोचना हुई है। पीटर गेल है ना, पीटर गेल कौन थे? एक डच थे, इतिहासकार थे, का आरोप है कि नियतिवादी होना बताया। इनको नियतिवादी या धार्मिकवादी बताया है इन्होंने भी। तो टाइनबी की 1-2 बुक रह गई है, उनको तो आपको बताना था, वो मैं बता दूंगी नेक्स्ट में। और हिगल पढ़ेंगे या कॉल मार्क्स दोनों से लेकर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे हिस्ट्री जो फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज व्याख्याता की जो चल रही है प्राचीन इतिहास सौरभ चौबे की बुक से,
उसको भी वीडियो नहीं देखे तो उनकी प्लेलिस्ट है और उनकी वीडियो भी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।